स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग ट्रांसलेशन स्टार्ट कर रहे हैं और ट्रांसलेशन टॉपिक जो है ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये बोर्ड एग्ज़ाम में 10 नंबर का इसमें ट्रांसलेशन आता है। तो ट्रांसलेशन करने से पहले ट्रांसलेशन के बारे में थोड़ा सा समझ लिया जाए। ट्रांसलेशन क्या है और ट्रांसलेशन की उपयोगिता हमारे लिए क्या है। ट्रांसलेशन केवल एग्ज़ाम के लिए ही उपयोगी नहीं है, बल्कि हमारे कन्वर्सेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए भी हमारे लिए ट्रांसलेशन बेहद ज़रूरी है। तो ट्रांसलेशन की डेफिनेशन को समझते हैं। ट्रांसलेशन इज़ द कम्युनिकेशन ऑफ मीनिंग फ्रॉम वन लैंग्वेज टू द अनदर लैंग्वेज। यानी ट्रांसलेशन करने के लिए हमें दो भाषाओं की आवश्यकता है, एक भाषा और दूसरी भाषा। एक भाषा अभी मैं बताऊंगा आपको, और उसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इट इज़ एन आर्ट, यानी ट्रांसलेशन इज एन आर्ट एंड मेंटल एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफरिंग मीनिंग फ्रॉम एसएल इनटू टीएल। ये जो एक भाषा और दूसरी भाषा की अभी हम लोगों ने बात की वो एसएल और टीएल है। कि ट्रांसलेशन क्या है, एक आर्ट है, एक मेंटल एक्टिविटी है जिसमें एक भाषा से दूसरी भाषा में हम मीनिंग को ट्रांसफ़र करते हैं। तो जो एसएल है वो सोर्स लैंग्वेज कहलाती है, जिसको हम स्रोत भाषा कहते हैं, और टीएल जो है वो हमारी टारगेट लैंग्वेज कहलाती है। यानी ट्रांसलेशन करने के लिए दो भाषाएं, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा, दो भाषाओं की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमारा ट्रांसलेशन हिंदी में पैसेज दिया होता है और इंग्लिश में इसे हमें ट्रांसलेट करना है, तो हमारी सोर्स लैंग्वेज हिंदी कहलाएगी, यानी एसएल जो होगा वो हमारा हिंदी होगा। और टारगेट लैंग्वेज चूँकि इंग्लिश में करना है तो इसलिए टारगेट लैंग्वेज हमारी जो है वो इंग्लिश कहलाएगी। तो जो पैसेज हमारे आएंगे उसमें एसएल हो गया हिंदी हमारा, और टीएल हमारा जो है वो इंग्लिश कहलाएगा ट्रांसलेशन करने के लिए। तो मैंने आपको पहले बताया कि ट्रांसलेशन इस तरह से, इससे कम्युनिकेशन के लिए, इसमें एक भाषा से दूसरी भाषा में जब हम मीनिंग को ट्रांसफ़र करते हैं, ये हमारा ट्रांसलेशन कहलाता है। तो ट्रांसलेशन को अगर हम डिवाइड करें तो दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, कंप्लीट ट्रांसलेशन एंड पार्शियल ट्रांसलेशन। कंप्लीट ट्रांसलेशन को फुल ट्रांसलेशन भी कहते हैं। ये संभव नहीं है क्योंकि सभी भाषाएं अपने आप में अलग हैं, भाषाओं के स्ट्रक्चर अलग हैं और भाषाओं के तमाम डिफरेंस अलग अलग होते हैं, इसलिए कंप्लीट ट्रांसलेशन एक भाषा का दूसरी भाषा में नहीं हो सकता है। दूसरा हमारा है पार्शियल ट्रांसलेशन। पार्शियल ट्रांसलेशन ही पॉसिबल है। पार्शियल को हम लोग आंशिक ट्रांसलेशन भी कहते हैं। और मैंने पहले बताया कि पार्शियल ट्रांसलेशन ही पॉसिबल है। तो पार्शियल ट्रांसलेशन को फिर हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा है वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन और दूसरा हमारा है सेंस और मीनिंग ट्रांसलेशन। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन, इसको हम शब्दानुवाद कहते हैं, कि जिसमें सारे शब्द जो हैं उनको हम ट्रांसलेट कर लें। तो ये भी संभव नहीं है क्योंकि इससे भी हमारा ट्रांसलेशन सही नहीं बनेगा। और दूसरा हमारा है सेंस या मीनिंग ट्रांसलेशन। यही ट्रांसलेशन पॉसिबल है। यानी हम क्या करते हैं, एक भाषा के भाव को दूसरी भाषा में उसी भाव के रूप में हम जो ट्रांसफ़र करते हैं, यही हमारा ट्रांसलेशन कहलाता है। तो पहले भी बताया कि ट्रांसलेशन एक आर्ट है, एक इंटरेस्टिंग आर्ट है। जैसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं कि मेरा सिर मत खाओ, हिंदी में हमारा, यानी असल में हमारा लिखा हुआ है मेरा सिर मत खाओ। तो अगर इसको शब्द बाय वर्ड ट्रांसलेशन की अगर हम बात करें तो डोंट ईट माई हेड, अगर उस तरह से करें तो डोंट ईट माई हेड, इस तरह का हमारा ट्रांसलेशन बनेगा। तो ये बड़ा एक बिल्कुल हंसी वाला ट्रांसलेशन हमारा बन जाएगा, गलत बनेगा। जबकि इसको हमको क्या बनाना है, इसका हम मेरा सिर मत खाओ, इसका भाव हमको देखना है कि मुझे परेशान मत करो। जो मीनिंग इसका निकल रहा है, जो भाव निकल रहा है, उसका हमें ट्रांसलेट करना है। तो हम बनाएंगे डोंट डिस्टर्ब मी, इस तरह से हमारा ये ट्रांसलेशन किया जाएगा। एक एग्जाम्पल और मैंने दिया है कि मेरा सिर चक्कर खा रहा है। इसको भी अगर हम वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन की बात करें तो हम उसी तरह करेंगे कि माई हेड इज़ ईटिंग सर्किल, मेरा सिर चक्कर खा रहा है। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा और ये भी गलत होगा और बड़ी हंसी वाला हमारा ट्रांसलेशन बनेगा, इसका मीनिंग ये नहीं निकल रहा है। तो हम दूसरे ट्रांसलेशन पे बात करते हैं जो हमारा था मीनिंग ट्रांसलेशन। तो अब मीनिंग ट्रांसलेशन, मेरा सिर चक्कर खा रहा है, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे आई एम फीलिंग गिडी, मेरा सिर चक्कर खा रहा है, मेरा सिर चकरा रहा है। तो इस तरह से अब हमको ये ध्यान देना है कि हम जब ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो दोनों भाषाओं के स्ट्रक्चर को ज़रूर समझ लिया जाए, क्योंकि ट्रांसलेशन में जो है वो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हिंदी भाषा का स्ट्रक्चर, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है और इसके बाद लास्ट में हमारा वर्ब रखा जाता है। तो SOV हमारा हिंदी का स्ट्रक्चर है। और इंग्लिश के स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट इसमें भी रहेगा, लेकिन यहाँ पर फिर वर्ब आ जाता है और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। इस तरह से ही हमारा स्ट्रक्चर चलेगा। तो इस स्ट्रक्चर को हमको बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। तो यानी इसमें एसएल हमारी हिंदी है और टीएल हमारी जो है वो इंग्लिश है। 2019 के फर्स्ट सेट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं
और सबसे पहले काम क्या करना है, हमें पूरा पैसेज जो दिया हुआ है उसको पूरा एक बार पढ़ लिया जाए। इसके बाद मैंने आपकी सुविधा के लिए इसमें रेड मार्क कर रखे हैं, नंबर भी दिए हैं, यानी ये डिफ़िकल्ट वर्ड है, इनके मीनिंग नीचे दिए हुए हैं, इनके मीनिंग को देख लिया जाए। इसके बाद जो तीसरा काम हमें करना है कि हमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखना है। सेंटेंस के स्ट्रक्चर में देखना है कि हमें किस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। जैसे मैंने अभी पिछले आपको बताया है कि इंग्लिश में किस तरह का SVO और SOV जो स्ट्रक्चर है दोनों का, इंग्लिश और हिंदी का, उसी हिसाब से हमें सेंटेंस बनाने हैं। सेंटेंस मैंने आपको सिंथेसिस में 3 तरह के सेंटेंस बताए हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। तो सेंटेंस जब भी ये देखा जाए तो उसमें ये देख लें कि ये सेंटेंस सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है कि कंपाउंड है। तो हमारे दिमाग में आ जाएगा कि सिंपल सेंटेंस में क्या क्या रूल्स हैं, कॉम्प्लेक्स में क्या है, कंपाउंड में क्या है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमको ध्यान देनी होती है टेंस, कि किस टेंस में है। तो टेंस का नॉलेज भी हमें ट्रांसलेशन के लिए बहुत आवश्यक है, नहीं तो हमारा क्या होगा, ट्रांसलेशन हास्यास्पद हो जाएगा, हमको मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। और चूँकि ये 10 मार्क का है इसलिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही रोचक है, और इसको सावधानी से हम करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ये हमारे लिए केवल एग्ज़ाम में ही नहीं बल्कि लाइफ लॉन्ग हमारे लिए बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा। तो अब मैं सेंटेंस को बताता हूँ। यमुना नदी के किनारे स्थित आगरा एक पुराना नगर है। ये सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है, लेकिन हमें अपने पैटर्न पे इसको लाना है। कैसे लाएंगे? आगरा एक पुराना नगर यमुना नदी के किनारे स्थित है। ये एक मेंटल प्रोसेस में हमें कर लेना है। जैसा मैंने पहले बताया कि ट्रांसलेशन एक मेंटल प्रोसेस है, तो मेंटल प्रोसेस में इसको कर लेना है। आगरा एक पुराना नगर यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो आगरा, एन ओल्ड सिटी, इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। प्राचीन साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है। प्राचीन साहित्य को बोलते हैं एंशिएंट लिटरेचर, उल्लेख को बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। तो इसको सेंटेंस को फॉर्म बदलें, इसका उल्लेख मिलता है प्राचीन साहित्य में, इसका उल्लेख, इट्स डिस्क्रिप्शन इज फाउंड इन एंशिएंट लिटरेचर। इसका उल्लेख मिलता है, इट्स डिस्क्रिप्शन इज फाउंड, इसका उल्लेख मिलता है किसमें? इन एंशिएंट लिटरेचर। इस तरह से ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा, प्राचीन साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है, इट्स डिस्क्रिप्शन इज फाउंड इन एंशिएंट लिटरेचर। ये सुंदर ऐतिहासिक भवनों का नगर है। यह है सुंदर ऐतिहासिक भवनों का नगर। इट इज ए सिटी ऑफ ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। इट इज ए सिटी ऑफ ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। ये सुंदर ऐतिहासिक भवनों का नगर है। यहाँ मुगल कालीन अनेक इमारतें हैं। यहाँ हैं अनेक इमारतें मुगल कालीन। यहाँ हैं अनेक इमारतें मुगल कालीन। इट हैज़ ए नंबर ऑफ बिल्डिंग्स ऑफ द मुगल एज या मुगल एरा। इट हैज़ ए नंबर ऑफ बिल्डिंग्स ऑफ मुगल एज। फतेहपुर सीकरी के भवन अकबर ने बनवाए थे। फतेहपुर सीकरी के भवन बनवाए थे अकबर ने। पैसिव वॉइस फॉर्म में इसको हमको कर लेना है। अकबर गॉट कंस्ट्रक्टेड, बनवाए मीन्स कंस्ट्रक्टेड, अकबर got constructed the buildings in फतेहपुर सीकरी। आगरे का किला भी अकबर ने ही बनवाया था। आगरे का किला भी बनवाया था अकबर ने। द आगरा फोर्ट was also got constructed, बनवाया था बाय अकबर। ये पैसिव वॉइस में ये भी सेंटेंस हमारा बना है। कहा जाता है कि इस स्थान पर पहले कोई दूसरा किला था। कहा जाता है, इट इज सेड दैट। इट इज सेड दैट, कहा जाता है कि, अब ये इनडायरेक्ट फॉर्म में हमारा यहाँ पर है। इट इज सेड दैट, इस स्थान पर पहले कोई दूसरा किला था। इट इज सेड दैट एट द सेम स्पॉट, इसी स्थान पर, एट द
same spot. Spot means स्थान. Another fort was existed earlier. Another fort was existed, EXISTED, existed earlier. पहले कोई दूसरा किला था. किला था से मतलब है कोई दूसरे किले का अस्तित्व था. तो was existed earlier. यहाँ का ताजमहल संसार का एक बहुत बड़ा आश्चर्य है. यहाँ का ताजमहल संसार का एक बहुत बड़ा आश्चर्य. आश्चर्य को बोलते हैं वंडर. द ताजमहल हेयर, यहाँ का ताजमहल इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. The Taj Mahal here is one of the greatest wonders of the world. सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है यहाँ पर. आगरा अब एक औद्योगिक नगर है. आगरा is now an industrial city. विश्व के अनेक देशों से लाखों लोग ताजमहल देखने के लिए आते हैं. विश्व के अनेक देशों से लाखों लोग, यानी लैक्स ऑफ पीपल, या हिंदी में हम कह सकते हैं लाख, LAKHS, लाख्स ऑफ पीपल. अगर हिंदी में इस तरह से बना है, वैसे लैक्स, LACS, लैक्स ऑफ पीपल फ्रॉम countries around the world come here to see the Taj Mahal. इसमें भी हम by using infinitive simple sentence का हमने प्रयोग किया है.